मेरी शादी एक गांव के सरपंच के बेटे से हुई थी। मैं शहर से आई थी, लेकिन माल और दौलत की वजह से सरपंच के बेटे से मेरी शादी करा दी गई। शुरू से ही गांव का माहौल मुझे बहुत ही पसंद था। जब भी छुट्टियां होती और मेरे पापा हम दोनों बहनों और हमारे इकलौते भाई से ये पूछते कि इस बार छुट्टियां मनाने के लिए किस मुल्क में जाया जाए, तो मैं अपने पापा को गांव का कहती थी। मेरे बाकी बहन भाई ये सुनकर मेरा मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि हम इटली और पेरिस की बात करते हैं और ये है कि गांव की बात करती है। शायद ये मेरी मिट्टी से मेरी मोहब्बत थी, ये ना जाने क्या। मुझे अपना हिंदुस्तान ही पसंद था और हिंदुस्तान के गांव के हरे भरे लहलहाते खेत देखकर मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता था। शायद यही वजह थी कि जब इमरोज का रिश्ता आया तो मेरी बड़ी बहन ने फ़ौरन से इनकार कर दिया। कहने लगी, नो डैड, मैं किसी भी गांव में जाकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। और सरपंच मेरे पापा के दोस्त थे और उनकी शुरू से ही ये ख्वाहिश थी कि अपने बेटे की शादी हम दोनों बहनों में से किसी एक के साथ करें। क्योंकि मेरा नंबर दूसरा था, इसलिए उन्होंने बड़ी बहन का रिश्ता मांगा था, लेकिन मेरी बड़ी बहन ने साफ इनकार कर दिया। मेरे पापा कहने लगे कि मेरी उससे बहुत ज़्यादा दोस्ती है, मैं उसे यूँ टाल नहीं सकता, लेकिन इस बात का भी कायल नहीं हूँ कि बेटी को ज़बरदस्ती किसी के साथ ब्याह दूँ। हमारे और हमारे पापा के दरमियान कोई ख़ास झिझक ना थी। वो हमसे हमारे रिश्ते की बात कर लिया करते थे और पूछ भी लेते थे। खाने की टेबल पर ये बात छिड़ चुकी थी। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि तुम बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है। बहरहाल ये रिश्ता मेरी बहन के लिए आया था, इसीलिए मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे गांव बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। हालांकि मेरी माँ और मेरी बहन मुझे घूर कर देखने लगी। वो नहीं चाहती थी कि मेरी शादी गांव में हो। बेशक उनका घराना अमीर था, लेकिन फिर भी गांव की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से बहुत अलग होती है। मेरी माँ कहने लगी, क्यों एतराज़ नहीं है? मैं जानती हूँ तुम नहीं रह सकती हो, तुम्हें यहाँ ज़िंदगी गुजारने की आदत है। कोई 2-4 दिन की या हफ्ते की बात नहीं है, सारी ज़िंदगी का मामला है। तुम एक आज़ाद माहौल में पली बड़ी हो, यही है तुम्हें आदत रहने की। कैसे सरवाइव करोगी तुम वहाँ की लाइफ को? मैंने कहा, मैं कर लूँगी। मुझे गांव पसंद है, मुझे वहाँ का माहौल पसंद है, और मैंने कौन सा किसी किसान की बीवी बनना है। अरे सरपंच की बहू बनूंगी। गांव वाले तो मेरे आगे पीछे घूमेंगे। मुझे उस रिश्ते में कोई भी ऐब दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी माँ कहने लगी, ठीक है, जब आयशा को कोई मसला नहीं है तो तुम लोगों को भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेरा रिश्ता इमरोज से तय हो गया। मुझे उस रिश्ते से अगर बहुत ज़्यादा खुशी न थी तो कोई अफसोस भी नहीं था। बहरहाल बहुत जल्द मेरी शादी इमरोज से हो गई और मैं रखशत होकर शहर से गांव आ गई। हम रात के टाइम ही गांव पहुंचे थे और पूरी हवेली बारीक कुमकुम और फूलों से सजी हुई थी। मेरे ससुराल वालों ने मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया था। मुझे तो यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई सल्तनत की शहजादी हूँ और अपने रियाया पर बादशाहत करने के लिए बादशाह की कुर्सी पर बैठने लगी हूँ। इतना प्रोटोकॉल, इतनी इज्जत। रात के वक्त हम लोग वहाँ पहुँचे थे, लेकिन गांव वाले सारे के सारे उस हवेली में मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मुझे देखकर तालियां बजाई गई, खुशी का इजहार किया गया। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अनोखा, बहुत अच्छा था। फिर मेरा शादी का लहंगा तकरीबन 25 लाख का था। उस पर ससुराल के ख़ानदानी जेवर से मैं लदी हुई थी। मेरे लिए ये सब नया था, इसीलिए अच्छा भी लग रहा था। उस हवेली से अपने कमरे तक जाते हुए मुझे पूरे 2 घंटे लगे थे। मेरे सास ससुर ने पूरे गांव से मेरा तारुफ करवाया था। कहा था कि आप लोगों की नई जागीरदारनी है, इसका कोई भी हुक्म आप लोगों को नहीं टालना है। और वो लोग किसी गुलाम की तरह सर झुकाए इस बात में सर हिला रहे थे। यहाँ तक तो मामला मेरी समझ में आता था, लेकिन जो कुछ उसके बाद शुरू हुआ वो मेरे लिए नावाकिफ़ बात थी। मुझे गांव वैसे तो देखने में बहुत पसंद थी, लेकिन यहाँ की रीति रिवाज उनसे मैं बिल्कुल भी अनजान थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे आने वाले ज़िंदगी में मेरे लिए कौन कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली है। शादी की रात मेरे शौहर ने मुझे हीरो का सेट दिया था। मैं इमरोज की संगत पाकर बेहद खुश थी, लेकिन चंद दिन के बाद जहाँ मुझे इमरोज लेकर आया, मेरा खौफ से बुरा हाल था और मुझे अपनी हवेली की पिछली जानिब लेकर गया। कहने लगा, तुम्हें अपनी हवेली दिखाता हूँ। मैं भी खुशी खुशी राजी हो गई। पूरी हवेली देखने के बाद जब बारी हवेली की पिछली जानिब देखने की आई तो वहाँ पर घोड़ों का अस्तबल था और मुझे घोड़ों को देखकर ही डर लगने लगता था, क्योंकि मुझे बचपन से घोड़ों से खौफ था। बचपन में मेरे बाबा ने मुझे घोड़े पर बिठाया था
और मैं बहुत बुरे तरीके से गिरी थी। बस तब से मुझे घोड़ों से डर लगता था। हालांकि काफ़ी अला अरबी नस्ल के घोड़े भी उन घोड़ों में मौजूद थे। इमरोज़ ने मेरा हाथ घोड़े पर लगाना चाहा तो मैंने इमरोज़ से अपना हाथ छुड़वाया और पीछे हो गई। वो मुझे हैरत से देखने लगा। कहने लगा, क्या बात है आयशा? मैंने कहा, मुझे घोड़ों से डर लगता है। तो वो कहने लगा, क्या घोड़ों से भी कोई डरता है? मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें घुड़सवारी सिखाऊंगा और एक तुम हो कि घबरा रही हो। मैंने कहा, ना बाबा ना, मुझे तो इन घोड़ों से दूर ही रखो तो बेहतर है। उस वक्त तो इमरोज़ ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन वह कहता था कि ये घोड़े मेरा जुनून है, मुझे इश्क है। इसलिए अगर तुम ये चाहती हो कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत और भी बढ़ जाए तो फिर घोड़ों का ख्याल रखा करो और इनके साथ दोस्ती भी कर लो। ये कुछ भी नहीं कहते, लेकिन मेरा दिल तो घोड़ों के नाम से ही डर डर जाता था, धड़कने लगता था। ये मेरे इख्तियार की बात न थी। लेकिन एक बार इमरोज़ मुझे ज़बरदस्ती अपने घोड़ों के अस्तबल के अंदर ले गया। मेरा हाथ पकड़कर घोड़े की पुष्ट पर फेरने लगा। कहने लगा, अब बताओ, क्या खा लिया इन्होंने तुम्हें? कुछ भी तो नहीं किया। घोड़े, तुम खामखा इनसे डरती रहती हो। कई घोड़ों पर इमरोज़ ने मेरा हाथ पकड़कर फिरा, लेकिन वाकई घोड़ों ने मुझे कुछ नहीं कहा। उसी अस्तबल में एक लकड़ी का अलग से कमरा बना हुआ था, जहाँ पर बस एक ही घोड़ा था जो सफ़ेद रंग का था। इमरोज़ मुझे उसके पास नहीं लेकर गया। जब मैंने पूछा कि ये घोड़ा सबसे अलग क्यों रखा है, तो कहने लगा, ये मेरा चहेता है, इसीलिए नखरेबाज भी बहुत है। मेरा काफ़ी हद तक खौफ ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे इससे भी मिलवा दे। कहने लगा, देख लो, अगर तुम इसे पसंद आ गई तो मेरा क्या होगा। ये बात मेरे कान के बिल्कुल करीब आकर बड़े धीमे लहजे में इमरोज़ ने मुझसे कही और फिर हंसने लगा। कहने लगा, मेरा ये घोड़ा बहुत ही हुस्न-परस्त है, खूबसूरत लड़कियों को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। मेरे लिए ये बात काफ़ी अनोखी थी। और फिर जिस तरह से बार बार इमरोज़ मुस्कुरा रहा था और बड़ी अजीब सी मुझे नज़रों से देख रहा था, मुझे लगा वह शायद मुझे डराने के लिए या फिर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैंने बड़ी अदा से अपना आईब्रो उचकाया। मैंने कहा, ठीक है, मुझे इससे भी मिलवा दो, मैं देखती हूँ कि मुझे देखकर ये क्या रिस्पॉन्स देता है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। अब मेरा हाथ पकड़कर अस्तबल के अंदर बने छोटे से लकड़ी का कमरा था जहाँ वह घोड़ा था, मुझे उसके पास ले गया। उसने उस कमरे का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर ले गया। उसका घोड़ा दूर से ही चमक रहा था, जैसे उसके जिस्म पर कोई खास तेल मालिश किया गया हो, जिससे उसकी चमक और भी बढ़ गई थी। आंखों को तो बहुत भला लग रहा था। वाकई नज़रबाज उसने बस एक नज़र मुझे देखा और फिर नज़र नहीं पलटी, वहीं का वहीं खड़ा रहा। आहिस्ता आहिस्ता उस घोड़े की आंखें मुझे सुर्ख मायल लगने लगी। पता नहीं, मुझे उसकी नज़रों से खौफशा महसूस होने लगा। मैं अभी सोच भी नहीं पा रही थी कि उसकी आंखें एकदम सुर्ख होने लगी कि वह एकदम से मेरे पास आ गया। मैं तो सांस लेना भूल गई। फौरन से कमरे से बाहर निकली, लेकिन वह घोड़ा तो संभल ही नहीं रहा था, बाहर आने की कोशिश कर रहा था। इमरोज़ ने बड़ी मुश्किल से उसे न जाने किन किन तरीकों से काबू में किया, लेकिन जैसे ही वो मुझे देखता मेरी तरफ लपकने लगता। हालांकि वह रस्सी से बंधा हुआ था, अगर ना बंधा होता तो मेरे ऊपर हमला ही कर देता। कुछ देर पहले मैं जो घोड़ों से बेखौफ सी हो गई थी, मेरा वह खौफ उस घोड़े को देखकर वापस आ गया। वह घोड़ा इमरोज़ के काबू से बाहर हो रहा था। इमरोज़ मुझे कहने लगा, तुम जाओ यहाँ से आयशा। मैं भी उससे खौफ खा रही थी, इसीलिए जल्दी से अस्तबल से बाहर निकल गई। 15-20 मिनट बाद इमरोज़ बाहर आया। पसीने से सराबोर था, काफ़ी संजीदा था और बुरी तरह से हाँफ रहा था। घोड़े को संभालना आसान काम नहीं होता, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब वह बिदक जाए। कहने लगा, कमबख्त को तुम ज़्यादा ही पसंद आ गई हो। ये सुनकर तो मेरी और भी जान निकलने लगी। मैंने कहा, मुझे डराओ मत। वह जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, सच कह रहा हूँ, आज तक कभी किसी लड़की को देखकर इसने इतनी उछल कूद नहीं की। मुझे लगा इमरोज़ मुझसे मजाक कर रहा है, लेकिन चंद दिन बाद एक ऐसा राज मुझ पर आफसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा के रख दिए। जिस गांव में इमरोज़ रहता था, वहाँ तो अव्वल तलाक देने की कोई भी रिवाज न थी, लेकिन अगर किसी लड़की को तलाक हो जाती तो उसकी दूसरी शादी नहीं की जा सकती थी। वह सारी ज़िंदगी बेवा की ज़िंदगी गुजारती थी, लेकिन अगर उसका पहला शौहर दोबारा से ये चाहता कि मेरी शादी अपनी बीवी से दोबारा हो जाए तो उसे हलाला करना पड़ता, और हलाला घोड़े के साथ होता था। ये सुनकर तो मेरी सूझबूझ खत्म हो गई। मेरी सास ने मुझे गांव वाले औरतों के मसले मसाइल बताने शुरू कर दिए। कहने लगी, हमारे बाद तुम्हें ही ये सब संभालना है, इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे गांव में चलने वाले रीति रिवाज क्या है। लेकिन वो तो रीति रिवाज के नाम पर जिहालत थी, जिन्हें परवान चढ़ाया जा रहा था, और उन सब में सबसे बड़ी जिहालत ये थी जिसे सुनकर तो मैं यूं ही
गुमसुम सी हो गई। मैंने कहा, एक जानवर के साथ हलाला, भला ये कैसे मुमकिन है? मैं तो इसी मसले को अभी सोच भी नहीं पाई थी कि जब पीछे की तरफ से दो मुलाजिम बाहर के बगीचे में आए, जहां मैं अपनी सास के साथ बैठी थी और बातों में मशरूफ थी, और मेरे साथ से आकर कहने लगे कि बड़ी बेगम साहिबा, 3 दिन से शेरू ने कुछ नहीं खाया, बिल्कुल निढाल बैठा है। मेरी सास ये सुनकर कहने लगी कि तुझे पता है ना, तेरी काली शकल को देखकर तो वह एक निवाला भी नहीं खाएगा। वह जो रानी है ना, जो सब नौकरों सबसे खूबसूरत है, उसे बोलो उसे चारा डाले, उसके हाथ से खा लेगा। उसकी खूबसूरती का दीवाना है मेरा शेरू। मैंने अपनी सास से पूछा, अम्मा ये शेरू कौन है? मेरी सास कहने लगी, इमरोज का घोड़ा है, उसका चहेता, बस हुस्न परस्त है। ये सुनकर भी मुझे हैरत हुआ, जानवर भी हुस्न परस्त होते हैं। मैंने कहा, जानवरों को क्या मालूम हुस्न क्या है क्या नहीं? वो कहने लगी, उसे पता है, खूबसूरत औरतों के हाथों से चारा पेट भरकर खाता है, और अगर किसी काले मुलाजिम की शक्ल देख ले तो मुंह पीछे कर लेता है। 3 दिन से इसने कुछ नहीं खाया, अब रानी खिलाएगी तब जाकर खाएगा। ये कहने के बाद हम उससे गांव की दूसरी औरतों के मसले मसाइल के बारे में बात करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद वह रानी भी आ गई। कहने लगी, बेगम साहिबा, आज तो वो मेरे हाथ से भी नहीं कुछ खा रहा। ये सुनकर तो मेरी सास परेशान हो गई। कहने लगी, अब इस कमबख्त को मैं कहाँ से खूबसूरत लड़कियां लाला कर दूं? जाओ इमरोज को फ़ोन करो, बुलाओ उसे। 3 दिन से भूखा है मेरा शेरू, अगर आज भी उसने कुछ नहीं खाया तो कहीं बीमार न पड़ जाए। मेरी सास काफ़ी फिक्रमंद थी, शायद उन्हें भी इमरोज की तरह घोड़ों से दिलचस्पी थी। बहरहाल मुझे तो ना घोड़ों से दिलचस्पी थी और ना ही इन बातों से। वैसे भी अब सुबह सुबह की जागे हुई थी, जो कि मेरी आदत के बिल्कुल ही खिलाफ था, इसीलिए मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। लेकिन अभी मेरी आंख लगी ही थी कि इमरोज कमरे में आया, बड़ा परेशान सा था। मैंने कहा, अब तुम्हें भी अपने घोड़े की फिक्र सता रही है? कहने लगा, बात मामूली सी नहीं है, 3 दिन से भूखा है। वह तुम्हें याद है ना, 3 दिन पहले वह तुम्हें देखकर ही बिदका था। मैंने कहा, इससे मेरा क्या ताल्लुक है? कहने लगा, समझा करो ना, खाना खाएगा तो सिर्फ तुम्हारे हाथ से ही खाएगा। यह घोड़ा जिद पर आ जाए तो किसी की नहीं सुनता। चलो ना प्लीज, उसे खाना खिला दो। ये सुनकर तो मेरी नींद भग से भागी। मैंने कहा, इमरोज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। आपने मुझे कहा था, इसलिए मैं आपका अस्तबल देखने चली गई थी। मुझे घोड़ों से वैसे ही खौफ आता है, मेरी जान निकलती है, और आप चारा खिलाने की बात कर रहे हैं। वह कहने लगा कि अगर तुमने उसे खाना नहीं खिलाया तो वह मर जाएगा। ऐसा, चलो मेरे साथ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम नहीं जानती शेरू मेरे लिए क्या है। ये कहकर इमरोज ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बेड से उठाने के लिए खींचने लगा। ना चाहते हुए भी मुझे इमरोज के साथ अस्तबल में जाना पड़ा। जैसे ही मैं शेरू के लकड़ी के कमरे में गई, मुझे देखकर वह लंबे लंबे सांस लेने लगा, हिनहिनाने लगा। इमरोज कहने लगा, देख लिया इसका जोश व खरोश, कितना खुश हो गया। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि घोड़ा खुश कैसे होता है, तो उसकी खुशी का इजहार कैसे करता है। बहरहाल मैंने डरते डरते चारा पकड़ा। इमरोज मेरे पास आया और मेरे हाथ पकड़कर मेरे हाथ घोड़े के मुंह के पास ले गया। मैंने फौरन से अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी जान निकल रही थी और वो घोड़ा मेरे हाथ से चारा खा रहा था। जैसे ही उसकी जुबान मेरे हाथ पर लगती, मेरे हाथ में गुदगुदी होने लगता, लेकिन इमरोज की मजबूत गिरफ्त से मेरा हाथ पीछे जा ही नहीं सकता था। आधे घंटे की ड्यूटी देनी पड़ी थी, तब जाकर उस घोड़े ने अपना चारा खाया, और उस आधे घंटे में मैंने आंखें खोलकर देखा तक नहीं था। वो खा चुका तो इमरोज ने मेरा हाथ उसकी कमर पर सहलाना शुरू कर दिया। मुझसे कहने लगा कि अगर तुम थोड़ा सा इससे दिल लगा लो तो यकीन जानो, मेरा शेरू बहुत अच्छा है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने कहा, मुझे घोड़ों से एलर्जी है। आज मैंने तुम्हारे खातिर ये सब कर लिया, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है। वह कहने लगा, ये तुम्हारे हाथों के बगैर चारा नहीं खाएगा, इसीलिए खुदा के लिए ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं रोज़ रोज़ अपनी ज़मीनें और अपने काम मामला छोड़कर यहाँ नहीं आ सकता, और कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा तुम्हें शेरू। इमरोज मेरी मिन्नत समाजत पर उतर आया था, इसीलिए मजबूरन ही सही, लेकिन मुझे उस घोड़े को चारा खिलाना पड़ रहा था। जब मैं उसके पास जाती तो वो हिनहिनाने लगता, लेकिन एक बार उस घोड़े ने ऐसी अजीब हरकत की कि मेरा दिल खौफ से कांपने लगा। जैसे ही मैं उसे चारा खिलाने के बाद उसकी कमर सहलाना शुरू की तो वह मेरे करीब आकर अपना वजू साथ मश्क करने लगा। मैं जल्दी से पीछे हट गई तो मेरे पाँव के पास अपना मुँह लाकर मेरे पाँव पर जुबान फेरने लगा। मेरा तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं फटाफट से बाहर आ गई। जब भी उसे चारा खिलाती थी, वापस अपने कमरे में आकर कई बार अपना हाथ धोती थी।
मैं शावर लेने चली गई। बार बार मुझे झुरझुरी सी आ रही थी। मुझे किस मुसीबत में इमरोज़ ने डाल दिया था। एक बार रात को इमरोज़ बहुत देर से घर आया। मेरी शादी को 2 माह गुजर गए थे और इस 2 माह में पहली बार ऐसा हुआ था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो लड़खड़ाते कदमों से आकर बेड पर गिरा था। ये देखकर तो मेरा दिल थम गया था। क्या वह शराब पीता था? क्योंकि उस वक्त वह नशे में बिल्कुल धुत था। उसके पास आई। मैंने कहा, इमरोज़, तुमने शराब पी है? वो कहने लगा, हाँ, शराब तो मैं पीता हूँ। मैंने कहा, क्यों पीते हो? कहने लगा, हम जागीरदारों की आदतों में से ये भी एक आदत है। ये कहकर उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने करीब खींचा। पहली बार मैंने इमरोज़ को उस रात जुनून में देखा था। शराब के नशे में वह इंसानी हदें भूल गया था। ये भी भूल गया था कि मैं भी इंसान हूँ। मैं एक नाजुक सी लड़की थी। इमरोज़ जैसे शख्स के नशे में आने वाले जुनून का निशाना नहीं बन सकती थी। सुबह तक मेरी हालत गैर होने लगी। इमरोज़ का नशा टूटा तो अपने नाखूनों की खरोंच मेरे वजूद पर चेहरे पर देखकर कुछ शर्मिंदा सा हुआ। इससे पहले कि वह मेरे जानिब बढ़ता, मैं फ़ौरन से पीछे हुई। बमुश्किल हाथ के इशारे से मैंने उसे रोका। मैंने कहा, मेरे पास मत आना, तुम इंसान नहीं जानवर हो। तुमने शराब के नशे में मेरे साथ हैवानियत बरती है। मैं बहुत धीरे से बोल रही थी। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, मुझे बिल्कुल होश नहीं था। आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा, आइंदा मैं यहाँ रहूँगी तब ना ऐसा होगा। मैं वापस यहाँ से जा रही हूँ अपने घर वालों के पास। ये सुनकर वह थोड़ा घबरा गया। कहने लगा, आयशा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं वाकई होश में नहीं था। और शराब के नशे में इंसान को क्या पता चलता है कि वह क्या कर रहा है। मैंने कहा, तो पीते क्यों हो? छोड़ दो। इमरोज़ कहने लगा, बचपन की आदत है, नहीं छूट सकती। शादी के 2 माह तक पता नहीं मैं अपने आप पर कैसे काबू पा रहा था। इसीलिए शायद रात को मैं कुछ ज़्यादा ही पी गया, लेकिन आइंदा मैं कम कर दिया करूँगा। मैंने कहा, तुम मेरे पास नहीं आओगे, मुझे मेरे घर जाना है। लेकिन वह मेरा हाथ पकड़कर चूमने लगा, मेरे आंसू पोंछने लगा, मेरे चेहरे पर मारे गए नाखून से रसने वाले खून को साफ करने लगा। कहने लगा, आई एम सॉरी, आइंदा कभी नशे में तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। फिर यही हुआ। जिस दिन वह शराब पीता था मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन एक बार मुझे बेचैनी सी लग गई, क्योंकि मेरी सास ने मुझे बताया कि जब ये जागीरदार शराब पीते हैं तो इनको औरत लाजमी चाहिए होती है। ये बात उन्होंने मुझसे सरसरी तौर पर कही थी, लेकिन मेरा दिमाग तब से ही अजीबोगरीब सोचने लगा था। इसीलिए जिस रात इमरोज़ मेरे पास नहीं आया, मैं समझ गई वह शराब पीकर अलग कमरे में सोया होगा। मैं अपने कमरे से बाहर आई और ऊपर के छत पर जाने लगी, क्योंकि इमरोज़ उस रात ऊपर के कमरे में सोया था। जब मैं ऊपर गई तो मुझे दबी दबी सी सिसकों की आवाज़ें आ रही थी। मैं उन आवाज़ों की तरफ जाने लगी। जैसे ही मैं उस कमरे तक पहुंची, वह लड़की बार बार पनाह मांग रही थी कि साहब जी, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ये जुल्म ना करो। इमरोज़ उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने ये किस शख्स का इंतखाब कर लिया था? क्या वह इस काबिल था कि मैं उससे शादी करती? बेशक मेरे बाप अमीर थे, लेकिन हमारी तरबियत ऐसी नहीं हुई थी कि मैं एक अय्याश शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती। मैंने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़ाधड़ बजाना शुरू कर दिया। इमरोज़ ने ही दरवाज़ा खोला था। उस वक्त उसकी आंखें नशे से चूर थी, लेकिन मुझे देखकर कुछ परेशान सा हुआ था। उसके पीछे बेड पर एक लड़की बैठी थी जो रो रही थी और बिल्कुल बेहाल सी थी। कमरे को खुला देखकर वह फौरन से भागते हुए आ गई, लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, इमरोज़ ने उसे पीछे ढकेला। मुझे कहने लगा, तुम जाओ और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, सो जाऊं और तुम यहाँ दूसरों की बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करते रहोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें, बगैरत इंसान। मेरी बात सुनकर मुझे गुस्से से घूरने लगा। कहने लगा, तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं कर रहा ना, नशे में मुझे औरत चाहिए अपने वसत अपना जुनून निकालने के लिए। दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से। वो तो सारे लिहाज भूल गया था। मैंने उसका गिरबान पकड़ के झंझोड़ के रख दिया, उसे पीछे ढकेल दिया और उस लड़की से कहा कि तुम जाओ यहाँ से। इमरोज़ नशे से चूर था, इसीलिए गिरने से बेहोश हो गया। वह लड़की मेरा शुक्रिया अदा करते हुए चली गई। वह गांव की कोई लड़की थी जिसे इमरोज़ ने ज़बरदस्ती उठाकर लाया था। उसी लड़की से मुझे पता चला कि जब भी जागीरदारों का दिल चाहता है, जो लड़की उन्हें अच्छी लगती है वो उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाने से बाज नहीं आते, और इमरोज़ भी ऐसा ही था। अगले रोज़ जब इमरोज़ कमरे में आया तो बहुत गुस्से में था। मुझसे कहने लगा, मेरे मामलात में मत आया करो, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, आज के बाद तुम दखल अंदाजी नहीं दोगी।
वह गजबनाक लहजे में मुझसे कह रहा था। मैंने कहा, तलाक दे दो मुझे, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में रहना ही नहीं है। मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो शराब पीता हो, ज़िनाकारी करता हो और ना जाने क्या क्या जुल्म ज़्यादती करता हो। मैं शहर जाते ही तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, तुम्हें पुलिस के हाथों पकड़वा दूंगी। मेरा ये कहना था कि उसने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसके हाथ से थप्पड़ खाकर तो मैं बिल्कुल ही पागल हो गई। मैंने उसे सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। हमारा झगड़ा बढ़ गया और मेरी सास भी वहाँ पर आ गई। मेरे ससुर शहर से बाहर गए हुए थे, गांव में मौजूद नहीं थे। तमाम मुलाजमीन भी यहीं इकट्ठा हो गए। उन सब के सामने इमरोज ने गुस्से में आकर मुझे तलाक कह दिया। ये सुनकर मेरी सास ने इमरोज पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, पागल है तू, ये गांव की छुरी नहीं है जो चुप रह जाएगी। उस वक्त तो मेरी सास इमरोज को कमरे से बाहर ले गई, मेरा कमरा बंद कर दिया, लेकिन मेरी तलाक हो चुकी थी, इसीलिए मैंने अपना सामान तय किया। जैसे ही कमरा खोला तो कमरा बाहर से लॉक था। मैंने दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा इमरोज से अब कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। रात तक मैं दरवाज़ा पीट पीट के थक गई, भूख प्यास भी लगी थी। रात 12 बजे मेरा दरवाज़ा खुला। इमरोज अंदर आया, साथ में एक मुलाजिम और मेरी सास भी थी। इमरोज को देखकर मैंने नफरत से उसे कहा कि मैं तुम्हारे कुछ नहीं लगती, इसीलिए अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाओ। मेरी सास कहने लगी कि देखो, इमरोज ने गुस्से से सब कहा है और हमारे पास इसका हल भी है। देखो, इमरोज को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वह तुमसे दोबारा निकाह करने को तैयार है। मैंने कहा, कौन सा निकाह, कैसा निकाह? मैं इस शख्स के साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। वह कहने लगी, देखो, तुम्हारी मर्जी तो चलेगी नहीं, होगा तो वही जो हम चाहते हैं। ये सुनकर मैंने कहा, क्यों वो होगा? कहने लगी, तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती, हम तुम्हारा हलाला शेरों से करवाएंगे। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। वह कहने लगी कि हमारे गांव में घोड़ों से ही हलाला करवाया जाता है, इसीलिए एक रात के लिए तुम्हें शेरों के दुल्हन बनने पड़ेंगे और उसके बाद इमरोज की। मैंने कहा, मैं किसी भी जाहिल रस्मों की भेंट नहीं चढ़ सकती। मेरा फ़ोन दो, मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। लेकिन यहाँ मेरी कौन सुनता, मैं तो किसी गहरी दलदल में फंस गई थी। उसी रात मुझे ज़बरदस्ती दुल्हन बनाया गया। मेरी सास ने मुझे मारा भी। रात को ज़बरदस्ती मुझे उस घोड़े के कमरे में फेंक दिया गया। बाहर से दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया और आज घोड़े की रस्सी भी खुली हुई थी। ये देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं जानती थी कि अब मैं मरूंगी। मैं किसी इंसान की हैवानियत बर्दाश्त करने की काबिल न थी, और जानवर तो फिर जानवर होते हैं। मैं खुद ही उस घोड़े के पास चली गई। मैंने कहा, मुझे मार दो शेरू, मुझे ख़त्म कर दो, मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी जानवर की हौश का निशाना नहीं बन सकती। मैंने सुना है घोड़े वफादार होते हैं। मैंने तुम्हें अपने हाथों से खिलाया है। अगर वाकई तुम्हारे अंदर जरा सी भी वफा है तो तुम मुझे इन लोगों से बचा लो। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर मुझे बड़े गौर से देखता रहा, फिर अपनी कमर की जानिब मुँह करके इशारा से मुझे बैठने का इशारा किया। वह मेरी बात समझ चुका था। मैं फ़ौरन से उसके ऊपर बैठ गई और उसे ज़ोर से पकड़ लिया। वह घोड़ा दरवाजे की तरफ आया और अपना सर ज़ोर ज़ोर से मार कर उसने दरवाज़ा तोड़ दिया था और बाहर के मेन गेट के चौकीदार ने उसे देखते ही दरवाज़ा खोल दिया। वह बिल्कुल बिदका हुआ था और जब वो गुस्से में होता था तो बिल्कुल अंधा हो जाता था, सामने वाले को मार भी देता था। इसीलिए चौकीदार भी खौफजदा हो गया। वह इतनी तेज़ रफ्तार से भाग रहा था कि मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ही ना जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद हमारे पीछे जीपों की आवाज़ आने लगी। शायद इमरोज और उसके गार्ड्स जीपों में बैठ गए थे और हमारा पीछा कर रहे थे, लेकिन शेरू बहुत तेज़ी से भाग रहा था। फिर हमारे पीछे फायरिंग होने लगी। जितना तेज़ रफ्तार से वह भाग रहा था, मुझे ये डर था कि अगर मेरा हाथ जरा सी भी उसकी गिरफ्त से छूट गया तो मैं ज़मीन पर गिरकर पूरी तरह से मर जाऊंगी। मैंने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। वह गाड़ियाँ हमसे बहुत दूर रह चुकी थी। वह घोड़ा इस कदर तेज़ी से भागता था कि उसकी रफ्तार का मुकाबला गाड़ी भी नहीं कर पा रही थी। गाड़ी बहुत दूर थी। अब वह घने जंगलों में घुस गया और वहाँ उस घोड़े को अंधेरे में ढूंढना नामुमकिन था। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन उसमें वफादारी थी। सुबह का सूरज निकला तो मैं बस स्टॉप तक पहुँच गई थी। वह भी भागते भागते थक गया था। मैं घोड़े से नीचे उतरी और उसका शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन मेरा हाथ एकदम खून से भर गया। जब मैंने गौर से देखा तो घोड़े को गोली लगी हुई थी। ये देखकर मेरी जान निकल गई। मैंने उस घोड़े को देखा तो उसके आंसू बह रहे थे। मैंने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए। मैं बस स्टॉप तक आ चुकी थी और सिर्फ 9 मिनट ही बस को वहाँ रुकना था।
वह घोड़ा मुझे बस की तरफ इशारा करने लगा कि मैं चली जाऊं। मैं रोते हुए बस में बैठी थी। पहली बार मुझे इस घोड़े से डर नहीं लग रहा था, बल्कि उनकी वफा पर दिल निछावर करने को चाह रहा था। बस में बैठकर मैं शहर पहुंची और अपने पापा से सारी बात कही। मेरे पापा के अच्छे खासे जान पहचान पहुंच थे, इसीलिए मेरी जान इमरोज से छूट गई। मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी। मैं कनाडा में रहती हूँ, लेकिन अब भी मुझे जब भी शेरू का ख्याल आता है तो मेरे दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है। ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।